अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 43। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही। चलिए आगे सुनते हैं कहानी। सबा का दुख और ताज्जुब का शिकार उसे देखकर रह गई। आपको इतनी लंबी गेम खेलने की तो जरूरत नहीं थी। हम यूं ही निगी को बहुत खुश रखते। फाह मुखा इतनी जिंदगियों को दाव पर लगा दी। वे भर्राए हुए लहजे में बोली तो वे अपनी रिस्ट वॉच खोलकर मोबाइल के पास रखता उठ खड़ा हुआ। क्या करें सबा बीबी, बहुत से काम इंसान को ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। वे अपनी वार्डरोब खोलकर अपने कपड़े निकालने लगा जो आज की तकरीब में जेबतन करने लगे थे। इसके जवाब से सबा को अधमुआ सा कर दिया। कितने आराम से वे उसे अपनी चाल का शिकार बना गया था। और तो और बच निकलने की भी कोई और राह नहीं छोड़ी थी। कितने आराम से इसने जता दिया था कि इंतहाई फैसले करने की सूरत में घर वालों के सामने ख्वाबिदीदा भी वही होगी। यकलख्त ही उसे पेश आने लगा। जब वे उसे कोई अहमियत कोई हक देने को तैयार नहीं था तो फिर वो भी क्यों बदतमीजी पर पर्दा डालती। ये सब आपकी मजबूरी होगा, मेरी नहीं। और ना ही मैं आपकी इस मजबूरी का निभाने की पाबंद हूँ। इसने चटक कर कहा तो वह हैंग किया हुआ डस्ट कलर का सूट हाथ में थामे पूरा इसकी तरफ घूम गया। क्या कहेंगी सबसे? वही जो आप मुझे रात में कह चुके हैं। इसका जब्त जवाब देने लगा। क्या कह रही हैं आप? इतने अच्छे तरीके से तो हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। वह हैरान होने की एक्टिंग कर रहा था। शबा शदीद रह गई। हैंगर पर से कपड़े उतारते हुए वह बहुत इत्मीनान से कह रहा था। मैं सबके सामने भी यही कहूंगा, इसलिए एक बार भी आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी फैसला करते वक्त इस बात को जरूर मद्देनजर रखिएगा कि इस फैसले का रीजन भी आप ही कर देंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके भर्राए हुए लहजे को नजरअंदाज करते हुए वे इसी पुरसुकून अंदाज में बोली। चेहरों पर मत जाए सबा बीबी, इससे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं होता। आम हालात में तो शायद हया के मारे हुए इससे कभी वे दो लफ्जी गुफ्तगू भी ना कर पाती, मगर वो तो इस कदर बेयकीनी और सदमे की गिरफ्त में थी कि हद नहीं। तमाम शर्म व हया, तमाम झिझक और घबराहट कहीं दूर जा सोई थी। सो अपने दुल्हनापे का ख्याल तक जहन में नहीं था। यहाँ तो जिंदगी दाव पर लगने जा रही थी। बाकी किसी एहसास की तरफ ध्यान देने का उसे होश ही कहाँ था। मगर मैं ये मशरूत जिंदगी नहीं चाहती। मैं अपनी जिंदगी गुजारने का हक आपको किसी नाते से दे दूं। वह बहुत तलखी से कह रही थी। दुख के मारे बात करना मुश्किल थी। आंखों की जलन हद से सवा थी। मगर सामने खड़ा शख्स भी तो इंतहाई संगदिल था। वह रोती भी तो शायद इसके खत उठाने का ही सामान होता। और यूं भी सारी रात वक्फे से वो यही तो काम करती रही थी। मत भूले कि अब हमारे दरमियान एक कागजी रिश्ता भी है। वह उसे याद दहानी करा रहा था। सबा का जी चाहा वह चीख उठे। कागजी रिश्ता? किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा इसके हवाले कर दिया था और वे उसे फक्त कागजी कार्यवाही कह रहा था। अगर यही आपके ख्यालात हैं तो फिर मेरी जिंदगी अजाब में डालने से बेहतर है कि आप बाकी सब पर भी अपनी लॉजिक वाज़ेह कर दें। बट वाई? वह शानों को हल्की सी जुम्बिश से उचकाकर इस्तजाबिया अंदाज में बोला। मैंने अपनी मर्जी से यह फैसला किया है, बहुत सोच समझकर अपनी बहन का मुस्तकबिल महफूज किया है। मैं क्यों सबको बताता फिरूं? मगर मैं जरूर बताऊंगी। वह मुश्तअल हो उठी थी। लक भर उसे देखने के बाद वो यूं हंसा जैसे उसने बहुत बेवकूफाना बात कह दी हो। फिर आराम से बोला, ये भी करके देख लें, मगर सबूत भी आप ही को फराहम करना होगा। मैं गवाही नहीं दूंगा अपने लफ्जों की। आप अपने कहे से नहीं मुकर सकते। मैं मर जाऊंगा सबा मैं मुकर जाऊंगा सबावीर। इसकी आंखों में देखते हुए वह कदरे ऊंची आवाज में बोला था। वे ठंडी हंसते मुस्कुराते ये चेहरे, ये हंसी, ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरी खुशियों की मरहूने मिन्नत है। और अगर अभी मैं अपनी बर्बादी का नौहा सुना दूं तो उसका दिल थमसा गया। तो अब्बू क्या करेंगे? चचा जान, अम्मी और अनस भाई? मेरा ये बहुत जज्बाती सा भाई पल भर में जाने क्या कर डाले। और निगी, इस बेचारी का क्या कसूर है जो? मगर मेरा भी क्या कसूर है? लेकिन मेरी जिंदगी और इन सब की जिंदगियां,
जिंदगी और जिंदगियां। अभी सिर्फ वे तन्हा इस अलाव में जल रही थी, और अगर इन सबको भी हकीकत की खबर हो जाती तो सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। तो क्या इतनी सारी जिंदगियों को खाकजार पर घसीटने से बेहतर नहीं कि सिर्फ मेरी जिंदगी है? उन्हें कहीं कोई बात करें, मुस्कुराएं। इनकी सोचों के तने हुए तार यकलक टूटे थे। मूवी मेकर को इसकी सपाट तासुरात से उलझन हो रही थी। वह नौफिल से कह रहा था, क्या बात है हमारे यार की, ये होता है असल रौब, वरना ख्वातीन की बोलती कौन बंद कर सका है? अजहर ने शरीर लहजे में कहा तो वे सब हंसने लगे। जी नहीं, पहली बार हम सबसे दूर हुई इसलिए उदास है, वरना हमारी सभा की न सिर्फ बातें बल्कि मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। जूही ने मुस्कुराते हुए झुककर ताईद तलब नजरों से सबा को देखा तो शदीद बेबसी के हिसार में घिरते हुए इसने मुस्कुराने की भरपूर कोशिश कर डाली, मगर इस मुस्कुराहट में बहुत फीकापन था, क्योंकि उसे बनावट नहीं आती थी। वह बहुत खालिस जज्बात व एहसासात से बुंदी लड़की थी, मगर ये बात नौफिल अहमद नहीं जानता था कि वह अपनी जज्बातियत और अना के हिसार में घिरा कैसा खरापन गंवा रहा था। रिवायत के मुताबिक आज इन दोनों को मेहर हाउस जाना था, जबकि निगी और अनस यहीं ठहरने वाले थे। घर में नौफिल का वैसे ही इस्तकबाल हुआ जैसे कि इकलौते और अच्छे दामाद का होता है। वे किसी को भी अजनबियत का एहसास दिलाए बगैर इनमें बहुत दोस्ताना तरीके से घुल मिल गया था, जैसे सालों से यही रहता आ रहा हो। यू आर वेरी लकी सबा, तुम्हारा शोहर यकीनन घर वालों का पसंदीदा तरीन दामाद बन जाएगा, लाइबा ने बेलाग बोला था। सबा को इसकी बनावट और धोखा वही जहर लग रहा था, मगर मजबूरी ही मजबूरी थी कि अपने घर में होते हुए अपने ही प्यारों से वह असलियत नहीं कह सकती थी, वरना यहाँ एक तूफान उठ खड़ा होता जो न जाने क्या कुछ बहा ले जाता। इसकी एक्टिंग से घबरा कर वह उठ खड़ी हुई थी। मैं थक गई हूँ, कपड़े चेंज कर लूं। हश, आराम से बैठो, खबरदार जो अभी कपड़े बदले, नौफिल भाई ने तुम्हें ढंग से देखा तक भी नहीं होगा। आयजा ने उसे घूरा तो इसकी खुशफहमी पराये से रोने के साथ साथ हंसी भी आने लगी। उन्हें ये सब पसंद नहीं, तुम फिक्रमंद मत हो। वे किस तौर भी वहां बैठकर इसकी धोखा दही का मजाहिरा नहीं करने को राजी नहीं थी। वे तीनों सभा के साथ ही उठ आई थी। अब बताओ क्या अहवाल है तुम्हारे? आयजा ने भवों को तास शरारत से जुम्बिश देते हुए पूछा तो वे इस्तफामिया नजरों से उसे देखने लगी। ये लो, ये जाल है इसका, जूही बदमजा हुई थी। हाल है इसका, जूही बदमजा हुई थी। अच्छा, नौफिल भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया है? लाइबा को याद आया था। वहां इतनी भीड़ भाड़ में याद ही नहीं आ रहा था, सो अब फौरन पूछ लिया। सबा ने खामोशी से अपनी दाहिनी कलाई आगे कर दी, जिसमें सोने की तलाई चूड़ियों के साथ बेहद खूबसूरत डिजाइन के दो कंगन जगमगा रहे थे। ये सब? जूही ने तहरीर से पूछा था। ये कंगन, वह बंधम आवाज में बोली। ब्यूटीफुल, चॉइस इतनी अच्छी है नौफिल भाई की, लाइबा ने इसकी कलाई थामकर कंगन देखते हुए कहा था। वाकई सभी को भी उन्होंने ही पसंद किया है। जूही हंसी थी। हाँ, बहुत अच्छे प्लान करने का है। वह इसका दिल दुख रहा था। क्या था जो इतने खूबसूरत दिखाई देने वाले शख्स का दिल भी इतना ही खूबसूरत होता? सुनहरी रंगत रखने वाले शख्स का दिल कितना सिहा है, इससे तो सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। वे इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई थी। पानी के साथ इसने अब बहुत से आंसू भी बहाए थे। वो खुद को बेकसी और बेबसी के उरूज पर पा रही थी। जहन कोई भी फैसला करने में नाकाम रहा था, मगर ये तो बहा तय था कि वो अनस का घर किसी तौर बर्बाद नहीं कर होने देना चाहती थी। तो फिर मुझे इंतजार करना चाहिए इस शख्स की कलई सबके सामने खुलने का। क्या कोई सबूत मेरे हाथ लग जाए तो तब मैं आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने इसकी असलियत वाज़ेह करती रहूंगी, और जब साथ सबूत भी होगा तो फिर कोई भी मुझे झुटला नहीं पाएगा। इसने खुद को तफ्र तसल्लियों से बहलाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। अब जबकि जिंदगी तूफानों में ले ही आई थी, तो उसे हौसला और हिम्मत से इसका मुकाबला करने की जरूरत थी।
شاور لینے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو کمرے میں صرف زوہی ہی رہ گئی تھی۔ صبا کے بستر پر نیند دراز وہ اسے خاموشی سے تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس کے خاموش نظروں سے صبا اندر ہی اندر ججر بجر ہو گئی تھی۔ زوہی نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس شادی کے بعد تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی۔ شادی کے بعد کیا انسان کے سینگ نکل آتے ہیں؟ صبا نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو مگر وہ اپنی اسی سنجیدگی سے بولی، میرا تجربہ تو نہیں مگر مشاہدہ ضرور ہے۔ نگی کو دیکھا ہے تم نے؟ کس قدر فریش لگ رہی ہے کل سے۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی اور تم تو مووی میکر کے کہنے پر بھی یوں مسکرا رہی تھی جیسے کسی کنپٹی پر پستول رکھ دیا ہو۔ ایک تو تم فضول باتیں بہت کرتی ہو۔ صبا نے پنکھے تیز ہوا میں بال خشک کرتے ہوئے اس کے بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تم نوفل بھائی سے شادی پر رضامند نہیں تھی، تب میں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ نوفل بھائی خوش اور مطمئن ہے اور تم پہلے کی نسبت ڈل اور بجھی سی ہو۔ زوہی اس کے سامنے آ گئی تھی، اس کے ہمدم و غم سگار۔ بچپن سے لے کر کل تک میں اپنی ہر بات اس سے کرنے کی عادی تھی، اس کے مشورے سے ہر کام کرتی تھی، مگر اب اسے معلوم ہوا تھا کہ کچھ باتیں صرف دل کے یہاں خانوں میں چھپا کر رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا کسی کو پتہ نہ چلنا ہی سب کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ زوہی کی جذباتی طبیعت بھی مد نظر تھی۔ ابھی پہلے تو جا کر نوفل سے وہ دو ہاتھ کرتی اور پھر سارے میں خبر پھیلا دیتی۔ تو یہ تمہارا قصور ہے یا کہ میرا؟ صبا نے بہت ہمت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس لمحے اسے نوفل پر رشک آیا تھا۔ کس دھڑلے سے وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سچ کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تم خوش ہو نا سبھی؟ زوہی کا دل جانے کیسے وہموں سے بھرا ہوا تھا۔ صبا کو صدا کی لاپرواہی سی زوہی پر پیار آ گیا۔ اس کے لیے کتنی پریشان اور سنجیدہ ہو رہی تھی وہ۔ میں بہت خوش ہوں زوہی، بہت خوش، اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہوئے صبا نے اس سے زیادہ شاید خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی، مگر برا ہوا اس آواز کا جو برے وقت میں بھرا گئی۔ وہ زوہی کے گلے لگ گئی تھی۔ بس تم سب کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اتنا پیار پایا ہے اس گھر سے، یہاں کی مکینوں سے بھولنے میں ٹائم تو لگے گا نا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بھی رو دی۔ زوہی کون سا جذباتیت میں کسی سے کم تھی، وہ بھی زور شور سے اس کا ساتھ دینے لگی۔